मेरे ख्याल से सभी जन उस डेट का इंतजार कर रहे हैं। इंडिया को नहीं बचा पाए, लेकिन कोशिश चल रही है कि एनडीए को कहीं न कहीं तो भी बचाना है। मेरे ख्याल से उद्धव ठाकरे की जो तकरीर रायगढ़ और कुडाल में हुई, कोकण में, उसकी जोरों से चर्चा शुरू हुआ। रहेंगे नहीं रहेंगे, उनकी अगली कदम क्या होगा, इसके बारे में काफी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सोशल मीडिया पे काफी चर्चा शुरुआत है। वक्त के दायरे में क्या रखा है, मैं आज समझता हूं कि हम लोग आज कुछ कह नहीं पाए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि इसका रिंग मास्टर जो है, ये रिंग मास्टर नरेंद्र मोदी है। वो जिसको जैसे नचाएगा वैसे लोगों को नाचना होगा। अगर वो नाचने के लिए तैयार नहीं है तो उनको जेल का रास्ता है। और जो उनके तरीके से नाचते हैं, मेरे ख्याल से दरवाजे तक ही वो खड़े हो जाते हैं। तो ऐसी हालत में मेरे ख्याल से मायूस होना लोगों की एक दिल की बात होती है, लेकिन अगर हम लोग सोच समझ के अगर अपना कदम शुरुआत करें तो ये खेल मोदी के हाथ से निकल चुका है। ये जो खेल है यह भी मुसलमानों के हाथ में आ चुका है। जैसे निखिल गांव ने यहां से कहा कि मैं गरीब मराठा हूं, जरांगे पाटिल का समर्थन करता हूं। समाज के अंदर बहुत सारी दूरियां आ चुकी हैं। कल ही ओबीसी की पार्टी शुरुआत हुई। प्रकाश शेंगे और टीपी मुंडे दोनों ने जाहिर की और कहा कि हम लोगों के साथ जो है वो छगन भुजबल भी आए, और अपेक्षा की मुझसे कि मैं उनको सपोर्ट करूं। इसका मतलब यह हुआ कि धर्म की राजनीति पीछे हट गई और समाज की राजनीति आगे आई। अब धर्म की राजनीति पीछे हट गई तो इसका मतलब यह हुआ कि बीजेपी की राजनीति खत्म हो गई, क्योंकि उनकी राजनीति की बुनियाद जो है वो धर्म की राजनीति। लेकिन आम इंसान जैसे गरीब मराठा है कि जरांगे के माध्यम से लड़ रहा है, और दूसरी तरफ लड़ते हुए ये कह रहा है कि मुझे शिक्षा की व्यवस्था चाहिए, मुझे नौकरियों की व्यवस्था चाहिए, और मुझे सुकून की एक जिंदगी। एक जमाने में हम लोग अमीर थे, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन जिस तरह से किसानों के साथ
खेती में जो उपजाऊ होता है उसके साथ जो खिलवाड़ हुआ और एक परिवार के 2 परिवार, 2 परिवार के 10 परिवार हो गए। 15-20 एकड़ जमीन थी, आज 2 एकड़ के भी हम लोग मालिक नहीं रहे। और जो उपजाऊ है उसमें जो उपज होता है उसका अच्छी तरह से दाम भी नहीं मिलता है। और ये बात सही है कि ये भी एक वर्ग है कि जो गरीब बन चुका है। मैं ऐसा नहीं कि नहीं किया। अब वो भी ये चाह रहा है कि सरकार हमको किसी न किसी तरह से हाथ पकड़ ले और उनको दूसरों के साथ में जोड़ने की कोशिश करे, ये इनकी मांग है। और दूसरी तरफ जैसे मैंने कहा कि प्रकाश शेंगे है, टीपी मुंडे है, जगत भुजबल है, उनका कहना है कि हम में से कुछ देना है, हमारी जो थाली है वो हमारे पास रहनी चाहिए, उस थाली में से आपको किसी को देना नहीं है, ना किसी को इसमें बिठाना भी है। तो ये एक तरीके का जो है वो सोच निर्माण हो चुकी है और ये सोच एक दूसरे से टक्कर है। मैं अगर अक़लियत के हिसाब से अगर बात करूं तो मैं उसका स्वागत ही करता हूं। और स्वागत इसलिए कहता हूं कि धर्म की राजनीति खत्म हो। मैं पिछले 3 महीने से मुसलमानों को समझाने की कोशिश कर रहा, अरे भैया मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है, यहां की राजनीति आपके हाथ में आ चुकी। आप जिसको जिताएंगे उसको, ये 2 खेमे हो गए समाज के अंदर। अब ये 2 खेमों पर आप सवार नहीं कर सकते क्योंकि ये मिलाप नहीं है। तो एक किसी को आपको पकड़ना होगा, एक तो गरीब मराठा को पकड़ना होगा या आपको जो है वो ओबीसी को पकड़ना होगा। अगर आपने ओबीसी को पकड़ लिया तो गरीब मराठा आपसे छूट जाता है, और आपने गरीब मराठा को पकड़ लिया तो ओबीसी छूट जाता है। तो ये मेरे ख्याल से यहां की राजनीति की आज की नई बदली हुई परिस्थिति है। ये नई परिस्थिति है और इस नई परिस्थिति में किस ढंग की हम लोग राजनीति करें, इस पर अब तक फैसला नहीं हो चुका है और फैसला न होने की वजह से समझौता भी नहीं हुआ। मेरे ख्याल से ये राजनीतिक दलों का सिलसिला है, ऐसा मैं मान के चलता। हम लोग वोटर हैं, हम लोग जो है वो वोटर है। और मैं इसलिए पिछले 5-6 महीने से ये कहते आ रहा हूं कि मुस्लिम समाज ने किसी एक पार्टी के पीछे भागना नहीं, किसी एक पार्टी के पीछे अगर भाग गए तो मोदी दोबारा बैठ गया। अगर आपने पार्टी छोड़ के मुसलमानों की तरह अगर वोट कर दिया तो मोदी 100% हारता है। इसको आपको ध्यान में रखना। मैंने जैसे कहा कि 2 खेमे हो चुके हैं। अभी कौन सा खेमा बीजेपी के पास जाएगा और कौन सा खेमा सेक्युलर के पास आएगा, ये जैसे इलेक्शन आएगा वैसे हम लोग को पता चलेगा। आज उसकी बात हम लोग बता भी नहीं सकते। ये जरांगे पाटिल का जो है वो सेक्युलर है या प्रकाश शिंदे और इनका जो ग्रुप है वो सेक्युलर है, ये आज नहीं बता सकते कौन किसके साथ जाए। हो सकता है कि हर लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग अलग परिस्थिति वहां पर बनती रहे।
और ये अलग अलग परिस्थिति बन गई, तो इसका मतलब ये है कि जो मैं कह रहा हूं कि एक किसी पार्टी का कैंडिडेट, मतलब यहाँ हम कहेंगे कि हम एनसीपी को वोट दे, अगर ये हम कहें कि हम कांग्रेस को ही वोट दे, कुछ इलाकों में एनसीपी का कैंडिडेट स्ट्रांग होगा, कुछ इलाकों में कांग्रेस का कैंडिडेट स्ट्रांग होगा, कुछ इलाकों में वंचित का कैंडिडेट स्ट्रांग होगा, कुछ इलाकों में शिवसेना का कैंडिडेट स्ट्रांग होगा। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि अभी तक लाइन तय नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि पार्टियों के सामने पहले तो जिसने टिकट मांगा उसकी हैसियत है तो उसको टिकट दिया जाता था, लेकिन अब जो है सभी जन दुधवा में है, सोच रहे हैं क्या करे क्या ना करे। मैंने जैसे कहा कि अगर ओबीसी को टिकट दे तो पटेल चले जाता है, पटेल को अगर टिकट दे तो ओबीसी चले जा रहा है, तो किसको टिकट दे? तो ये मेरे ख्याल से जो है परिस्थिति हर कॉन्स्टिट्यूंसी की बदलती रहेगी। इस इलाके में पटेल जो है वो बीजेपी के साथ में होगा, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा होगा कि पटेल जो है वो सेक्युलर पार्टियों के साथ। मुसलमानों को इतना ही देखना है कि कौन सी सेक्युलर पार्टी जो है जिसके पास ज्यादा वोट है, किसके पास ज्यादा वोट है, और जिसके पास ज्यादा वोट है अगर उसी को आप लोगों ने वोट दे दिया तो बीजेपी का कैंडिडेट हारता है। मकसद यही रखना है कि बीजेपी का कैंडिडेट हारना है, मोदी दोबारा प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना है। और ये खेल पूरी देश में मुसलमानों के हाथ में आ चुका है। जैसे अपने को महाराष्ट्र में दिखाई देता है कि 2 खेमे हैं, वैसे दूसरे स्टेट में भी 2-2 खेमे हैं, और इसलिए राजनीतिक दलों का इकट्ठा आना भी दिखाई देता है और बिखरना भी दिखाई देता है। ऐसी एक परिस्थिति है। तो ये सामाजिक तौर से राजनीति यहां पे चलती रहेगी। मैं आप लोगों से इतना ही गुजारिश करूंगा यहां पर कि टारगेट एक होना चाहिए कि बीजेपी की सरकार ना है और नरेंद्र मोदी दोबारा प्राइम मिनिस्टर। ये जो दूसरा है मोदी प्राइम मिनिस्टर ना बने, ये आसान है ऐसा मैं कहता हूं। वो इसकी वजह है, अगर उसको प्राइम मिनिस्टर दोबारा बनना है तो उसको कम से कम 270 एमपी जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, वो उसके खेमे के हों। क्योंकि सरकार बनाने के लिए 272 लगते, 2 तो कहीं भी मिल जाएंगे, 272 की जरूरत है। तो मोदी दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। लेकिन अगर बीजेपी 200, 220, 240 पर अगर अटक गया, 260 पे भी अटक गई, तो मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। उसकी वजह यह है कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उसको अंदर डाला है, मोदी ने अंदर डाला है तो डाल दिया है, एनसीपी वालों के पास पे पंगा लिया है तो ले लिया है। आप पार्टी है, उसके नेता के साथ ही उसका झगड़ा चल रहा है, टीएमसी के साथ में वही उसकी है, समाजवादी पार्टियों के साथ भी उसकी है। तो उसको साथ देने वाले जो है वो आज कोई भी नहीं। मोदी को कोई और दूसरे पार्टियों से कोई साथ देगा, मेरे ख्याल से वो पागल नहीं होना चाहिए। और पागल इसलिए कह रहा हूं कि वो जिसको सपोर्ट देता है उसी को लेके वो अंदर डालता है। तो मेरे ख्याल से कोई भी अंदर जाना पसंद नहीं करेगा। और इसलिए ये जो दूसरा है कि मोदी प्राइम मिनिस्टर ना हो, ये आसान है। उसको खाली 240, 250, 260 के अंदर अगर बीजेपी को रोक ले तो मोदी नहीं बनता। अगर महाराष्ट्र, यूपी है, बिहार और वेस्ट बंगाल,
इनके सीटों का अगर हम लोग सिलसिला देखें तो महाराष्ट्र में जो है 48 सीटें, 48 सीटों में से 43 सीटें उनकी है। अगर 20 भी कम कर दी तो आज इनकी सीटें कितनी हैं बीजेपी की, उससे 20 माइनस करो। बंगाल में से जो 18 सीटें हैं, वहां से अगर 5 सीटें अगर माइनस हो जाती है तो कितना है वो आप देख लो। यूपी में जो है वो 80 सीटें हैं, 80 सीटों में से 70 सीटें उनके पास है। वहीं से अगर 20-25 सीटें कम हो जाती है तो कम से कम 60-65 सीट जो है वो आसानी से कम किए जा सकते हैं और 298 सीट में से अगर 7 सीटें भी अगर माइनस कर ले तो ना मोदी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, ना बीजेपी की सरकार यहां पर बन सकती। लेकिन मैंने जैसे कहा कि खेल जो है मुसलमानों के हाथ में, किसको जिताना किसको हराना ये आपके हाथ। और इसलिए राजनीति के दौर में मैंने जैसे कहा कि हर कोई अपना वजूद बरकरार रखने की बात करता है और पिछले कुछ दिनों में या सालों में बीजेपी ने जिस तरह से एक समाज और दूसरे समाज में झगड़े लगाने की कोशिश की थी और जो आज हम लोगों को दिखाई देती है बड़ी पैमाने पर, इसका असर विरोधी दलों के बजाय बीजेपी पे काफी हो रहा है। क्योंकि हिंदू कार्ड उनका जो है, धर्म का जो कार्ड है वो अब चल नहीं पाएगा, क्योंकि हर कोई जो है वो अपने अधिकार बरकरार रखने की लड़ाई लड़ रहा है। और इसमें मैंने जैसे कहा, इस लड़ाई के अंदर मुसलमानों की भूमिका जो अहम भूमिका होगी ऐसा मैं मान के चलता हूं। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में राज्य में हम मुसलमान कहेंगे कि नहीं 48 सीटें हैं, हम एक किसी पार्टी के साथ जाएंगे, तो मैंने कहा ये सबसे गलत बात होगी ऐसा मैं मानता हूं। इकट्ठा लड़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जिसका स्वागत हम लोग सर्जन कर रहे हैं। लेकिन अगर इकट्ठा नहीं लड़ते हैं फिर भी मैंने कहा कि धर्म की राजनीति जो है वो अलग अलग हो चुकी है और उस अलग अलग राजनीति के अंदर जिताना हारना ये आप लोगों के हाथ में है। इसलिए आप जिसको चाहेंगे उसको वो आप जिता सकते हो। और जो पिछले 10 सालों में बीजेपी की सरकार एक लोगों के दिल पर चोट करने की कोशिश की, हिंदुओं को ये कहते रहे कि अपने को मुसलमानों की जरूरत, बिना मुसलमान हम जीत के आ सकते, और वो उन्होंने 10 साल में दिखा दिया। कहीं भी उन्होंने बीजेपी की तौर से किसी एक मुसलमानों को उम्मीदवारी नहीं दी और ये उस बात को उन्होंने कामयाब किया। दूसरी तरफ मैं समझता हूं कि आप लोगों के हाथ में दौड़ आया है और आप ये बता सकते हो कि हमारे बिना यहाँ की राजनीति नहीं चलती, कि हमारे बिना यहाँ की राजनीति नहीं चल सकती। और इसलिए कांग्रेस के नेताओं से मैं भी आग्रह कर रहा हूं कि राहुल गांधी से कहिए कि उनका मार्च कहीं ना कहीं तक भी वो खत्म करें और ये गठबंधन की राजनीति की दौड़ वो अपने हाथ में ले और बीजेपी का जो है, क्योंकि बीजेपी की सत्ता अगर गई तो मान लीजिए कि उनका सफाया होना शुरुआत हो चुका है, ऐसी एक परिस्थिति है। इसलिए जितने भी कांग्रेस बैठे हुए हैं मैं उनसे ये कहता हूं कि आप राहुल गांधी से आग्रह कर दीजिए कि इस वक्त मोदी को हराना और बीजेपी को सत्ता से हटाना प्राथमिकता होनी चाहिए
और उसी प्राथमिकता को लेकर कांग्रेस के दूसरे नेता जो है वो सही ढंग से बर्ताव न करते हुए कि जैसे कि अब अघाड़ी की शुरुआत किसने की, तो अघाड़ी की शुरुआत जो है नीतीश कुमार, और आज यही दिखाई देता है कि जो जिसने शुरुआत की वही दोबारा बीजेपी में चले गया है और हम लोग उसको गाली दे रहे हैं कि ये दोबारा गया है। कोई भी व्यक्ति अपनी इज्जत के साथ खेल नहीं सकता नहीं, और अपनी इज्जत के साथ अगर कोई खेल रहा है तो वो बर्दाश्त भी नहीं करता। इसलिए मैं मान के चलता हूं कि यहां प्राथमिकता किसको, कांग्रेस वाले मुझसे बात करने आए तब मैंने उनसे पूछा आप क्या करना चाह रहे हो, बोले आप आपको मदद कर दो। मैंने कहा पूरी तौर से मदद कर रहे हैं। बोले सक्रिय मदद करनी, मैंने कहा सक्रिय मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन मैंने कहा मेरा एक प्रश्न है उसका जवाब। बोले मतलब, मैंने कहा प्रश्न आप पूछ लीजिए, बताने तो दो, सुन तो लो। तो मैंने कहा एक तरफ से खड़गे के माध्यम से आप गठबंधन की राजनीति कर रहे हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी के माध्यम से आप अपनी पार्टी बनाना चाहते हो। तो मैंने कहा एक म्यान में दो तलवारें नहीं बैठ सकती। आप जब गठबंधन की राजनीति करते हो तो आपको गठबंधन के राजनीति में जिन लोगों को लेना है आपको उसको आश्वासित करना है कि भैया हम आपको किसी प्रकार का तकलीफ नहीं देंगे। जो मेरे ख्याल से 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने कही कि आपकी नई यात्रा है, आपने हमको साथ में लिया है, तो कम से कम आप जहां प्रोग्राम करते हो वहां हमको न्योता तो दो। और वही बात जो है मेरे हिसाब से नीतीश ने भी कही कि आप हमारे स्टेट से गुजर रहे हो, बगल से गुजर रहे हो, तो कम से कम हमको बुलाया तो सही। अगर नहीं बुलाया है तो इसका मतलब यह है कि आप हम पर भरोसा नहीं करते, एक तरीके का अपमानित महसूस होता है, ऐसी एक परिस्थिति है। इसलिए जितने भी कांग्रेसमैन बैठे हुए मैं कांग्रेस वालों से कहता हूं कि आप अपने नेताओं से कहिए कि वो जो मार्च है वहां पर रोक दीजिए। तो मैंने जैसे कहा कि आप 2 तलवार लीजिए, ममता जी का वही था कि तुम बंगाल से गुजर रहे हो, हमारे साथ में समझौते में हो, सीट शेयरिंग का समझौता भी यहां पर बातचीत चली है, और उस बातचीत में आप बंगाल से जाते हुए हमको न्योता भी नहीं दे रहे हो, इसलिए हमने तोड़ दिया। क्योंकि हर कोई जो है अपना वजूद और हर कोई जो है अपना अस्तित्व बचाते रहे या फिर राजनीति करेगा, उससे है। तो इसलिए जितने भी कांग्रेसमैन हैं उनसे ये कहूंगा कि कांग्रेस वालों से कहिए कि भैया एक बार एक ही खेल करो, और इस बार जो है अगर मोदी को हटाना है, मोदी को अगर हटाना है तो आपको सभी को इकट्ठा करना है, और सभी को अगर इकट्ठा करना है तो आप उनके राज्यों में उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये पहली गारंटी देना दो। अगर ये गारंटी अगर मिलती है तो मेरे ख्याल से सब जन इकट्ठा वहां पर बैठने के लिए तैयार है। अगर ये गारंटी नहीं मिलती है तो इंडिया के जो 2-4-5 मिनट बचे हुए हैं शायद वो भी निकल जाएंगे, ऐसी एक परिस्थिति है। इसलिए हम लोग को जो है वो सोच समझ के यहाँ पे कदम उठाना होगा, वो आप लोग उठाएंगे। और बीजेपी एक एमपी कम करने की अगर हम लोग बात करें तो मेरे ख्याल से हम लोग इसको कम करवा सकते हैं, और वो आप करेंगे, यही उम्मीद के साथ मैं आपसे रजा लेता हूँ। जय हिंद।